नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमरदीप, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज विरोड झज्जर में कार्यरत हूँ। आज हम मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण सभ्यता, जिसे इतिहास में सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसकी आर्थिक संरचना के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। मानव इतिहास के ऊपर जब नज़र दौड़ाई जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहला पड़ाव हमारे सामने आता है वह था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव के जीवन में बहुत सारे गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से इतिहासकार इसे नवपाषाण क्रांति के रूप से जानते हैं। नवपाषाण के पश्चात अगला जो युग, जिसे हम ताम्रपाषाण युग कहते हैं, यह वह युग था जब मानव ने पहली बार किसी धातु का प्रयोग किया था। पहली धातु का प्रयोग मानव ने किया वह थी ताम्र, तांबा या कॉपर। ताम्रपाषाण युग के पश्चात एक संक्रमण काल आता है, जिसे हम कांस्य युगीन सभ्यता तक वह संक्रमण काल जाता है। इस संक्रमण काल के दौरान संस्कृति से सभ्यता का निर्माण होता है और कांस्य युग की जितनी भी सभ्यताएं थी, चाहे वो सुमेरियन सभ्यता थी, उसके बाद मेसोपोटामिया, मिस्र की या हड़प्पा की सभ्यताएं थी, ये सभी कांस्य युगीन सभ्यताएं थी और इनके अंदर जीवन का एक उत्कृष्ट हमें देखने को मिलता है जो उससे पहले नहीं हुआ था। और कांस्य युगीन सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मानव ने अब एक वैज्ञानिक मानव के रूप में धातुओं का मिश्रण करके नई धातु बनाना प्रारंभ कर दिया था, जिसके ऊपर आज सारा संसार टिका हुआ है, उसी सोच के ऊपर। तांबे में टीन मिलाकर के मानव ने कांस्य, जिसे हम ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज का निर्माण किया और उसी ब्रॉन्ज के आधार पर इन योग्यताओं को, इन सभ्यताओं को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सुमेरियन सभ्यता की अगर बात की जाए, अगर इसका भूगोल देखा जाए, तो सुमेरियन सभ्यता आजकल इराक में दजला और फरात नदियों के बीच में अवस्थित थी। लगभग 4500 ईस्वी पूर्व से सुमेरियन सभ्यता की नींव पड़नी आरंभ हो गई थी और लगभग 2300 ईस्वी तक सुमेरियन सभ्यता का अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद इस सभ्यता की अगर आर्थिक संरचना के बारे में विचार किया जाए तो हमारे सामने दो चीजें आती हैं, एक उद्भव और दूसरा विकास। ये हम जानते हैं कि दजला और फरात नदियों में हर साल बाढ़ आती थी और इस बाढ़ से एक समस्या बन गई थी। जितनी भी उपजाऊ भूमि थी वो अधिकतर दलदल बन गई थी। तो सभ्यता के निर्माण में सुमेरियन लोगों ने सबसे पहले इन दलदलों की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया और ये प्रक्रिया लगभग 4500 ईसा पूर्व शुरू होती है। पहला जो कार्य था, इन दलदलों को कृषि योग्य भूमि के रूप में तैयार करना था और इससे संबंधित बहुत सारी कथाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण कथा जो बेबीलोनियन देवता मुद्रक की कथा है, जिसमें बेबीलोनियन देवता मुद्रक को आदिकाल में जल और भूमि को अलग करके व्यवस्था स्थापित करने और मनुष्यों के रहने के लिए घरों का निर्माण करने का श्रेय दिया गया है। इसी आख्यान के, ऐसी कथा के दूसरे संस्करण में मुद्रक ने आदि जल दैत्य तियामत को पराजित करके जल के ऊपर नरकुल को डाला और उसे धूल से आच्छादित करके भूमि का निर्माण किया। इसके बाद उसने पृथ्वी को समुद्र से अलग करने के लिए बांध बनाए और ईंटों से मकान और नगर बनाए।
इस आख्यान से स्पष्ट है, इस आख्यान में स्पष्ट उस समय की स्मृति सुरक्षित है जब संपूर्ण दक्षिण बेबीलोनिया दलदलों से भरा हुआ क्षेत्र था। तो एक तरह से ये जो सारी कहानियां बनी, इन कहानियों के पीछे एक बात स्पष्ट है कि प्रारंभ में ये सारा जो क्षेत्र था, इन भूमि जो जिसमें आज सुमेरियन सभ्यता उपस्थित होती है, ये दलदलों से भरा हुआ था। और पहला कार्य यही था कि दलदलों को समाप्त किया जाए और नगरों की स्थापना, ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य सुमेरियन लोगों ने किए। जब आपके पास भूमि तैयार हो जाती है तो कृषि तक पहुंचने के लिए आपको एक कार्य और करना पड़ता है, वह सिंचाई। जब तक आपके पास उपज को पानी देने की व्यवस्था नहीं होगी तो वह सूख जाएगी, क्योंकि नदियों में अक्सर बाढ़ आती थी। जब बाढ़ नहीं आती थी तो उस समय सिंचाई के लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं थी। सुमेरियन लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया वह था नहरों का निर्माण। सबसे पहले छोटे छोटे नहरें, नाले खोदे गए, फिर धीरे धीरे बड़ी नहरों का निर्माण किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, जो अगर आप ये दूसरी जो पिक्चर है, पहली पिक्चर में नहर का निर्माण किया जा रहा है, दूसरी पिक्चर में पानी आ गया है और अब ये पानी खेतों की तरफ जा रहा है। पानी का बहाव को नियंत्रित करने के लिए लकड़ी के गट्ठे या टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि हमारे पास जितने भी बांध हैं, उन सभी बांधों में गेट लगे होते हैं। उन गेट के द्वारा कितना खोलना है या कितना बंद करना है, इससे एक नियंत्रित मात्रा में पानी आगे के लिए छोड़ा जाता है। तो वैसी ही व्यवस्था हमें इस समय सुमेरियन सभ्यता में लगभग आज से 6500 साल पहले देखने को मिलती है, जो एक तरह से ये प्रदर्शित करती है कि मानव ने एक तरह से वैज्ञानिक सोच की तरफ अग्रसर हो चुका था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सुमेरियन लोग अपने खेतों को बाढ़ से बचाने के लिए, यानी जहां पर हर साल या फिर जिन क्षेत्रों में हर बार बाढ़ आती थी, वहां पर अपने खेतों के चारों ओर मिट्टी की ऊंची दीवारें बना देते हैं, जिससे बाढ़ का पानी खेतों में ना घुस जाए और उनकी फसल को बर्बाद न कर दे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बाढ़ के पानी को वो लोग एकत्रित भी करने लगे, यानी इकट्ठा भी करने लगे। जैसे बाद में नहरों या फिर सैडू, ढेकुले या फिर आदि रहट की सहायता से वो लोग इसे खेतों में पहुंचाने लग जाते हैं। कृषि से पहले एक और व्यवस्था हमारे सामने आती है, जिसे हम कहते हैं सुमेर की मंदिर व्यवस्था। आप इस ढांचे को देख रहे हो, बड़ा ही मैसिव स्ट्रक्चर है, यानी विशालकाय एक अवधारणा है ये। इस विशाल ढांचे के अंदर हमें एक तरह से एक ऐसी व्यवस्था दिखाई पड़ती है जिसने सुमेरियन सभ्यता को एक ऐसी सभ्यता के रूप में विकसित किया जिसे आज लोग इतिहास में एक विशिष्ट दर्जा देते हैं। मंदिर बड़ी ही महत्वपूर्ण इनकी अवस्था थी सुमेर सभ्यता में। चाहे व्यापार था, उद्योग था, भूमि थी, ये सब राजा के एकाधिकार में न होकर के बल्कि मंदिर के हाथ में थी। इस तरह से देखते हैं कि मंदिर की शक्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मंदिर के पास बहुत सारे सेवक थे। ये सेवक, चाहे वो मंदिर का पुजारी था, पदाधिकारी था, पशुपालक था, मछेरे थे, माली थे, व्यापारी थे, दास इत्यादि, इन सभी को मंदिर के या फिर देवता के सामूहिक रूप से देवता के सेवक कहलाते थे।
मंदिर के पास जो पहली जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी भूमि। बहुत सारी भूमि थी उसके पास, जो कई भागों में विभाजित भी थी। सबसे महत्वपूर्ण जो भाग था भूमि का, उसे हम निगेना कहते हैं। निगेना एक सामूहिक भूमि थी और मंदिर के सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से इसमें काम करना पड़ता था, चाहे वो थोड़ा या ज़्यादा, वो उनकी हैसियत के अनुसार होता था। इसके बाद दूसरे नंबर की जो भूमि थी, जिसे हम कुर कहते हैं, ये मंदिर के सदस्यों में, यानी जो मंदिर के देवता के जो सेवक थे, उन्हीं में ये भूमि विभाजित होती थी। तीसरी भूमि थी उरलुल। इसे लगान पे दिया जाता था, जैसे आज हम अपनी खेत को किसी ठेके पर किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, उसी तरह से मंदिर भी अपनी भूमि को किसी दूसरे व्यक्ति को लगान पर देता था। लगान और भूमि कर इसमें लेना अनिवार्य बन जाता है। एक तरफ जब हम देखते हैं कि जब कृषि की शुरुआत होती है नवपाषाण काल में, तो भूमि कर एक तरह से स्वैच्छिक था, मगर कांस्य युगीन सभ्यता तक आते आते एक ही अनिवार्य कर बन जाता है, जो उपज के छठे से लेकर तीसरे भाग तक और खाद्यान्न या फिर चांदी के रूप में दिया जा सकता था। बेगार, जिसने आगे चलकर इतिहास में एक बड़ी शोषणकारी व्यवस्था के रूप में ख्याति प्राप्त की, वो हमें इस सभ्यता में भी देखने को मिलती है। खासकर नगरों और बांधों की मरम्मत के लिए बेगार ली जाती थी। इसके बाद मंदिर के ही दूसरे भाग में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस सारी व्यवस्था को देखते थे और इसको प्रबंध या फिर इसका मैनेजमेंट करते थे एक तरह से। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था, जो मंदिर का प्रधान पुजारी था, उसे संगु कहते थे। जो निगेना जो भूमि थी, उसको उपज के सभी उस निगेना भूमि की उपज को मंदिर के सदस्यों में बांटता था। उसका सबसे महत्वपूर्ण जो सहयोगी था, उसे नुबंध कहते थे, जो खेतों के और भंडार गृहों की देखभाल तथा मंदिर के प्रबंध में उसकी सहायता करता था। नुबंध की सहायता करने के लिए बहुत सारे निरीक्षक थे। निरीक्षक, जिन्हें हम देवता के सेवक, जो मुख्य रूप से इसके अधीन होते थे, विभिन्न दलों जो निरीक्षक के अधीन होते थे, और निरीक्षक के माध्यम से ही सेवकों को निगीना भूमि से उनका भाग या उपज का एकांश मिलता था। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर की संपत्ति थी। संपत्ति इस मंदिर की भी थी, आगे भी थी, मगर जब मैनेजमेंट की बात आती है, वो हमें यहां पर देखने को मिलती है। खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं को भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाता था और इनकी विवरण पुस्तिका, जो एक तरह से स्टॉक रजिस्टर जैसी थी, उस पर संगु और नुबंध के हस्ताक्षर होना अनिवार्य था। एक बड़ी विशेष और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। मंदिर की जो नियंत्रण था, मंदिर की जो व्यवस्था थी, उसके ऊपर कुछ इतिहासकार जैसे श्री राम गोयल कहते हैं कि एक तरह से धार्मिक समाजवाद का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, और ये माना जाता है कि यह व्यवस्था मंदिर की तीसरी सहस्राब्दी ईस्वी से लेकर प्रथम शताब्दियों तक चलती रही। इतने लंबे समय तक क्यों चल पाई? उसके पीछे रीजन ये था कि सुमेर की भूमि इतनी उर्वर थी कि थोड़ी सी मेहनत करने ही काफी पैदावार वहां पर हो जाता था। इसलिए साधारण जनता को अधिक काम नहीं करना पड़ता था और वो लोग मंदिर के कंट्रोल में, उनको विशेष दिक्कत नहीं होती थी। इस व्यवस्था में दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, चाहे धनी व्यक्ति हो, समृद्ध वर्ग हो, पुजारी हो, व्यापारी हो, दस्तकार हो, कोई भी हो, थोड़ा बहुत कार्य करने के लिए बाध्य थे। सिद्धांत रूप में मंदिर सबको एक समान मानता था
और इसीलिए मंदिर की जो सामूहिक भूमि निगेना थी, निगेना, उसे उपज का एकांश भी मिलता था। इसलिए इतिहासकार इसे कहते हैं कि इस तरह का धार्मिक समाजवाद का दूसरा उदाहरण हमें अन्य सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस प्रकार से सुमेरियन राजनीतिक जीवन का केंद्र नगर थे, उसी प्रकार नगरों की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का केंद्र मंदिर थे। और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात थी इस सभ्यता की। मंदिर के पश्चात जो, क्योंकि अब हमारे पास उपजाऊ भूमि भी है, उस उपजाऊ भूमि पर पानी की व्यवस्था यानी सिंचाई की व्यवस्था भी है, और इस सारी व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मंदिर व्यवस्था भी है। और अब कृषि के ऊपर बात करते हैं। ये जो पहली पिक्चर है, ये उस समय के किसान की एक तस्वीर दिखाई जाती है, और इसी तरह से आयताकार लगभग खेत भी थे। वहाँ पर खेतों में अधिकतर दास काम करते थे, यानी कृषि आय का प्रमुख स्रोत थी। मुख्यतः गेहूं, जौ और खजूर की खेती होती थी। मंदिरों के पास बहुत सारे फलों के बाग भी होते थे, और इसके साथ साथ मछली पालन भी होता था, जिसके लिए नहरें, नदियों, सरोवरों का इस्तेमाल किया जाता था। अब आदमी एक तरह से वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ता जाता है। अगर आपको ध्यान होगा तो जब हम औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं आधुनिक विश्व के इतिहास में, तो इंग्लैंड में एक मशीन की बात या मशीन का आविष्कार होता है, जिसे जिथ्रो टुल ने बनाया था। ड्रिल में जो जब गेहूं की बिजाई होती है तो उस मशीन से एक लाइन में एक साथ एक निश्चित दूरी पे बीज बोने का कार्य होता था। जिथ्रो टुल ने उस मशीन को बनाया था। वैसी ही सोच हमें लगभग 6000 साल पहले इस सुमेरियन सभ्यता में देखने को मिलती है। हल के साथ एक नलिका लगी हुई होती थी, जिसका प्रयोग बीज बोने के लिए किया जाता था, और बीज एक निश्चित दूरी और निश्चित गहराई तक पहुंचकर अच्छी फसल पैदा करते थे। इसमें कृषि बड़ी उन्नत अवस्था में थी। जिस तरह से आज हमारे पास बहुत सारे किसान रेडियो तक भी हैं, जो किसानों को जानकारियां देते हैं कि किस समय पर क्या बोझे, किस समय पर कौन सी बीज बोने चाहिए, कितना खाद डालना चाहिए, कितने समय उनको सिंचाई करनी चाहिए, किस तरह से कटाई करनी चाहिए। ये सारी बातें आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे किसानों के पास पहुंचती हैं। मगर जब उस समय पर जब ना तो इंटरनेट था, ना कुछ और व्यवस्था थी, तो भी ये जो ज्ञान था, क्या इस सभ्यता के लोगों को था? और इसका प्रमाण, इसका उत्तर यस में, उत्तर ये हाँ में आता है। और हम देखते हैं कि निपुर से हमें एक अभिलेख मिलता है 1700 ईस्वी पूर्व को, जिसमें किसान अपने पुत्र को बताता है कि उसे मई जून में जब बाढ़ आती है, उस समय से लेकर अप्रैल मई तक जब फसल कटती है, तो उसे किस किस समय पर क्या क्या उपाय करने चाहिए अपनी फसल को बचाने के लिए और अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए। इसलिए इसे इतिहास का या फिर विश्व का प्रथम कृषि पंचांग भी कहा गया है, यानी इसमें कृषि के बारे में सारी जानकारियां दी गई हैं। इसके अलावा एक अन्य अभिलेख भी मिलता है, जिसमें फलों, सुमेर में फलों बागों में फलों के छोटे छोटे पौधों को धूप और वायु से बचाने के लिए, यानी तेज हवा से बचाने के लिए, उनके बीच ऊंचे घने छाया देने वाले पेड़ लगाने की पद्धति भी थी।
जो प्राचीन काल से प्रचलित थी, ताकि फलों के ऊपर, जो फलों के जो बाग लगाए हैं उनके ऊपर ना तो धूप का ना तेज हवा का कोई विपरीत असर पड़े। तो एक तरह से देखा जाए तो कृषि एक उन्नत अवस्था की तरफ अग्रसर होती जा रही थी, और एक साइंटिफिक एक दृष्टिकोण के माध्यम से ये लोग नए नए प्रयोग करते जा रहे थे। कृषि के पश्चात पशुपालन दूसरा महत्वपूर्ण प्रमुख व्यवसाय था, और यही आमदनी का दूसरा प्रमुख स्रोत भी था। और एक विशेष बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि गाय को प्रमुख देवी के रूप में कल्पना की गई, और यह भी माना गया, ये सुमेरियन लोगों का विश्वास था कि वह पशु जगत की रक्षा भी करती है। और उर जो एक प्रमुख नगर था सुमेरियन सभ्यता में, उसके समीप गोदेवी के मंदिर तक मिले हैं, और इन मंदिरों पर बहुत सारे तत्कालीन दूध उद्योग की चित्रों के माध्यम से बहुत सी मनोरंजक बातों का भी ज्ञान होता है। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण पशु थे, भेड़ और बकरी। भेड़ सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि भेड़ से ही ये लोग वस्त्रों का निर्माण भी करते थे, जिसमें हम आगे चलकर भी बात करेंगे। इस समय घोड़े से ये लोग संभवतः परिचित नहीं थे। सुमेरियन लोग हल खींचने के लिए बैलों का, और व्यापार या अन्य कार्यों के लिए पहिएदार गाड़ियों को खींचने के लिए गधों या खच्चरों का प्रयोग भी करते थे। इसके बाद जब सबसे अगला जो महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे सामने जो आता है, जब हमारे कृषि भी है, पशुपालन भी है, अब सुमेरियन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है उस पर हम पहुंचते हैं। और जिस तरह से हम देखते हैं कि ये जो सुमेरियन सभ्यता थी, ये आसपास के क्षेत्रों से, चाहे ओमान था, तोरुश एक पर्वतीय प्रदेश था, सीरिया, एशिया माइनर जिसे आजकल टर्की कहा जाता है, और बदख्शां से ये लोग तांबे का, चांदी का, टीन का, वेदुरिया का, ये प्रमुख एक तरह से हमने लिस्ट बनाई है जहाँ से ये लोग आयात करते थे। अब आयात करते थे तो निर्यात क्या करते थे? निर्यात में इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो बातें थी, खासकर ये जो अपनी अनाज की उपज, औजार, आभूषण और ऊनी वस्त्रों का निर्माण करने के कारण सुमेरियन बड़ी मात्रा में इनका विदेशों में निर्यात भी करते थे, जिससे इन्हें एक तरह से कहते हैं कि विदेशी व्यापार में बड़ी अच्छी उपलब्धियां इनको हासिल हुई। दैनिक जीवन की वस्तुओं के मामले में सुमेरियन आत्मनिर्भर थे। विदेशी से अधिकतर विलासिता की वस्तुएं, सोना, चांदी, कास्ट इत्यादि का ही आयात होता था। विदेशी व्यापार, जैसा हमने शुरू में देखा था कि मंदिर, चाहे, क्योंकि मंदिर में सब प्रकार के लोग शामिल थे, चाहे पुजारी थे, व्यापारी थे या कर्मचारी थे, कुछ थे, सब लोग इसमें शामिल थे। तो उसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि मंदिर के सदस्य व्यापारियों और सौदागरों के, यानी जो विदेशी व्यापार था वो मंदिर के सदस्यों, व्यापारियों और सौदागरों के ही हाथ में था। और क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, यानी एक महत्वपूर्ण जो व्यवस्था सामने आती है, जिसकी शुरुआत हम नवपाषाण काल से मानते हैं, उसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, यानी जिसे दूरस्थ व्यापार की श्रेणी कहा जाता है, वो उतनी प्रचलित नहीं थी। मगर जब कांस्य युगीन सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता की बात की जाती है कि ये आसपास की सभ्यताओं से ये वेल कनेक्टेड थी, यानी एक तरह से संपूर्ण तरीके से कनेक्ट थी, और बहुत सारे जगह से ये लोग व्यापार करते थे। तो एक तरह से कहते हैं कि दूरस्थ व्यापार के मामलों में भी ये लोग
अच्छी उपलब्धि प्राप्त किए हुए थे और व्यापार के लिए सड़क मार्गों पर ऊँटों और गधों का और जलीय मार्गों पर नौकाओं का प्रयोग ये लोग करते थे। इसके बाद इस तरह से हमने देखा कि सुमेरियन सभ्यता में सबसे पहले दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाया गया, फिर सिंचाई के साधन विकसित किए गए, फिर इनको एक प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए या नियंत्रण करने के लिए मंदिर की व्यवस्था भी हमारे सामने आती है। कृषि का भी विकास हुआ, पशुपालन भी देखने को मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था जो कांस्य युगीन सभ्यताओं की प्रमुख देन मानी जाती है वह था विदेशी व्यापार, और विदेशी व्यापार को भी हम देखते हैं। इन सारी बातों से एक निष्कर्ष निकलता है कि आज अगर मानो 21वीं शताब्दी में आधुनिकता की बात या अपने आप को आधुनिक कहते हुए दम भरता है, तो इन सब बातों की जो जड़ थी या निर्माण नींव थी वो सुमेरियन सभ्यता थी। सुमेरियन आर्थिक जीवन ने विश्व की प्रथम सभ्यता के निर्माण की रूपरेखा तैयार की। और जिस तरह से हम बात कर चुके हैं कि दलदलों के जल निशारण से लेकर विदेशी व्यापार तक की सुमेरियन यात्रा रोमांचक तो रही और भविष्य के लिए शिक्षाप्रद भी रही। शिक्षाप्रद इसलिए कि आदमी ने पहली बार वैज्ञानिक सोच को विकसित किया। भले ही इस समय पर इतने बड़े ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग नहीं हुए जितने आज हम करते हैं, मगर उस समय को देखते हुए और उससे पहले काल को देखते हुए वो प्रयोग बहुत ही लाजवाब या बहुत ही बड़े बड़े थे। पशुपालन, कृषि, कला कौशल इत्यादि में मंदिरों की जो भूमिका थी बहुत ही सकारात्मक रही थी। यहाँ पर एक तरह से अगर मंदिर की बात की जाए तो मंदिर की जो बात हम करते हैं तो हमारे पास इतिहास है जहाँ पर मंदिर ने एक तरह से शोषणकारी संस्था के रूप में व्यक्तियों का शोषण किया। और जिसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अगर हम देखें तो मध्यकाल का विश्व इतिहास या विश्व के मध्यकाल में विश्व इतिहास के मध्यकाल के दौरान चर्च एक बहुत बड़ी शोषणकारी संस्था के रूप में नजर सामने आती है। मगर उन सब बातों के विपरीत प्राचीन काल की या सुमेरियन सभ्यता की बात की जाती है तो यहाँ पर मंदिर की भूमिका बहुत ही सकारात्मक नजर आती है। मंदिर के द्वारा मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित किया गया और जिसकी गुणात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिले। और यही कारण है कि एक तरह से धार्मिक समाजवाद, हालांकि समाजवाद का जैसा अर्थ आज है वैसा समाजवाद सुमेरियन नहीं था, मगर फिर भी एक तरह से था कि पहली बार मंदिर में जितने भी लोग थे उनको एक समान माना जाता था और एक समान मानते हुए उनको निगेना भूमि का एक एकांश यानी उपज का एकांश दिया जाता था। और ये उस समय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण पड़ाव जिसकी शुरुआत सुमेरियन सभ्यता से होती है वह था आत्मनिर्भरता, और जिसे विश्व आज 21वीं सदी में भी प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।
और अंत में हम कहना चाहेंगे कि आज के मानव जीवन की नींव कहीं न कहीं इस सुबेर सभ्यता मानी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी ने इसको ध्यान से सुना और देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।